बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 304 इकसार सुन चुके हैं और अब 305 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। अपने जवानों को हुक्म दो कि जेम्स घेरा तोड़कर फरार ना होने पाए। मेरे साथ सिर्फ 4 फौजी हैं, उनके मामलात हम खुद संभाल लेंगे। फिर 15 मिनट के बाद पूरी तैयारियों के साथ चार्ली के बार को चारों तरफ से घेर लिया गया। फौजी जीप बार के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। तहजीब ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रही थी और सब लोग जीप से उतर गए थे। मैं सबसे आगे था और मेरे साथ इंचार्ज था। चारों फौजी हमारे हकम में थे और जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हम सब दड़दड़ाते हुए बार में दाखिल हुए तो वहां एक लम्हे के लिए खलबली मच गई। मेरी गरेदार आवाज सब पर हावी आ गई। खामोश, किसी की आवाज ना निकले। तमाम लोग अपनी अपनी जगह साकित हो गए। इंचार्ज को तो सिर्फ हमले के लोग पहचानते थे, मगर वर्दीपोश किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता। और फिर फौजी वर्दी बार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने तक की आवाज सुनी जा सकती थी। जेम्स के कमरे तक मेरी रहनुमाई करो, मैंने इंचार्ज से सरगोशी में कहा और वो इस बात में सर हिलाकर उस तरफ चल पड़ा। काउंटर के बराबर से एक जीना ऊपर जा रहा था। 2 आदमी नीचे रुक गए थे और 2 फौजी हमारे अकब में आ रहे थे। मैंने महज एहतियातन 2 फौजी नीचे छोड़ दिए थे, वरना पूरे बार के लिए एक ही काफी था। जीने तय करके हम ऊपर पहुंचे। ऊपर राहदारियों में जा बजा मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। थाना इंचार्ज को देखकर वैसे ही उनकी गन्नों के रुख तब्दील हो गए थे। उस पर मुस्तदाद वो जो इंचार्ज के साथ थे, उन सब के चेहरों पर दहशत के आसार नजर आने लगे थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक शख्स ने कहा, जो सूरती से छटा हुआ बदमाश लगता था। उसके हाथ में खुद का राइफल भी मौजूद थी। तुम कौन हो? मैं एक झटके के साथ रुककर बोला। और तुम लोगों के हाथों में हथियार क्यों मौजूद हैं? तुम्हें मालूम नहीं कि फौज के सामने हथियार हाथ में रखने का मतलब क्या है? वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक वही नहीं, उसके तमाम साथियों के हाथों से हथियार छूटकर गिर पड़े थे। इन तमाम बदमाशों को इनका कर नीचे छोड़ आओ, मैंने आतफ से कहा, और तुम मेरे साथ आओ। बैतला से बोला और फिर हम थाना इंचार्ज की मोहियत में एक कमरे के सामने पहुंच गए, जिस पर सुर्ख रंग का बल्ब रोशन था। उसका मतलब मैं अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब था कि जेम्स बहुत अहम काम में मसरूफ है और उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। मैंने तला को इशारा किया और उसने दरवाजे का लॉक घुमाया। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। तला तेजी से कमरे में घुसता चला गया। अपने अंदाज से वो खारिज फौजी लग रहा था और इंचार्ज उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए। जेम्स वाकई बहुत अहम काम में मसरूफ था। वो ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहा था। तला की इस तरह अंदर घुसने पर वो उछल पड़ा। इंचार्ज और फिर फौजियों को देखकर उसके होश ही रुखसत हो गए। ये क्या हरकत है? उसके मुंह से बदिक्कतें तमाम निकला। उसकी बदवासी का ये आलम था कि अल्फाज भी उसके मुंह से ठीक से अदा नहीं हुए थे। तुम पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शुबा किया जा रहा है, मैंने सर्द लहजे में कहा, और तुम हमें जिस हालत में मिले उससे इस शुबे को तकवीयत मिलती है। ट्रांसमीटर पर किससे बात कर रहे थे? गोटेल के किसी एजेंट से? ये इल्जाम है, जेम्स ने आंपते हुए कहा। गोटेल वालों से मेरा क्या वास्ता? तो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। तला के अंदर दाखिल होते ही उसने गालबन कोई ऐसा कोड वर्ड बोल दिया था जिससे दूसरी तरफ वाले को खतरे का पता चल गया था। फिर यह कि जेम्स ने ट्रांसमीटर का स्विच भी ऑफ कर दिया था। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने कुछ कहना चाहा मगर मिन मनाकर रह गया। देखा तुमने? मैंने फातिहाना अंदाज में इंचार्ज को देखा। फौज की इतला कभी गलत नहीं होती। इंचार्ज ने तारीफी अंदाज में मेरी बात की तायद की और मैंने तला को कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। ट्रांसमीटर पहले ही मैं अपने कब्जे में ले चुका था। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर, तला ने मुअद्दब अंदाज में कहा। इसकी मेज की दरारें भी चेक करो, मैंने तला से कहा। तुमने इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया? जेम्स को कमरे के कोने में धकेल दिया गया था और तला मेज की दरारें चेक कर रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि दराजों से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। तुम हटो, मैं दराज खुद ही चेक करूंगा, मैंने कहा, और दराजों की तलाशी लेने के दौरान 1 लाख की बड़ी रकम सफाई से ऊपर वाली दराज में मुंतकिल कर दी। ठीक है, मैंने कुछ देर बाद कहा, इसे मुजरिम साबित करने के लिए ये एक ट्रांसमीटर ही काफी है, बकिया बातें ये खुद उगलेगा। मैंने दराज लाक करके उसकी चाबी अपनी जेब में डाल ली थी। उसके बाद हम कमरे से बाहर निकल आए। जेम्स को तला ने गन की जद पर ले रखा था। हम इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मैंने इंचार्ज से कहा, तुमने हमारे साथ जो ताउन किया उसकी नोयत कती गैर सरकारी थी, इसे याद रखना। मैं समझता हूँ जनाब, इंचार्ज ने कहा। यह बात मुझ तक ही महदूद रहेगी और यह भी समझ लो कि हमारे रवाना होने के बाद कम अज कम 5 मिनट तक कोई यहाँ से बाहर न निकलने पाए। इंचार्ज ने इस बात में सर हिलाया और मैं अपने साथियों समेत बाहर निकल आया।
जेम्स हक्का बक्का था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया है। हम लोग तेजी से जीप में सवार हुए। जेम्स को अकबी सीट पर बिठा दिया था। न सिर्फ बिठा दिया बल्कि उसे फौरन ही क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश भी कर दिया गया था। हमारे जीप में बैठते ही तहरीर ने जीप स्टार्ट करके तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी थी। हमारी मंजिल एक गैराज था जो बैकन स्ट्रीट से ज्यादा फासले पर नहीं था और जिस इलाके में था वहां कतई सन्नाटा था। उस गैराज में बूढ़ हमारा मुंतजिर था। गैराज में पहुंचकर हम सब ने वर्दियों से छुटकारा हासिल किया और मैंने उस हल्के फुल्के मेकअप से भी निजात हासिल कर ली जो मैंने खास तौर पर इस मुहिम के लिए किया था। बूढ़ ने हमारे साथ जेम्स को देखकर समझ लिया था कि हम कामयाब हो गए हैं, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। कपड़े बदलने के बाद मैंने बूढ़ को इशारा किया। इसी दौरान में बेहोश जेम्स को गैराज से बाहर खड़ी टैक्सी में मुंतकिल किया जा चुका था। मेरे इशारे पर बूढ़ बाहर आया और टैक्सी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर ही अगली नशिस्त पर बैठ गया था। बेहोश जेम्स पिछली सीट पर था। 11:15 बजे रात के लगभग टैक्सी क्राउन क्लब के कंपाउंड में दाखिल हुई। टैक्सी रुकने के बाद मैंने बूढ़ को किराया अदा किया और इशारे से क्लब के एक मुलाजिम को अपने करीब बुला लिया। साहब को पिछली सीट से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, मैंने मुलाजिम से कहा। वो मुझे पहचान चुका था, लिहाजा कोई चूं चरा किए बगैर उसने मेरा हाथ बटाया और हमने जेम्स को खींच खांच कर टैक्सी से बाहर निकाल लिया। बूढ़ टैक्सी लेकर चला गया था। इसका क्या करना है साहब, क्लब के मुलाजिम ने मुझसे पूछा और मैंने उसे एक तरफ हटने का इशारा करते हुए जेम्स को कंधे पर लाद लिया। फॉक्स स्ट्रीट के कमरे तक मैं इसी तरह पहुंचा था। उस तक गालबन ये इतला पहुंच चुकी थी कि बार पर फौज ने छापा मारा है, लिहाजा वो भी परेशान था। अंदरूनी तौर पर तो वो सब एक ही थे। ये लो संभालो इसको, मैंने जेम्स को कालीन पर पटक कर हाथ झाड़ते हुए कहा। ये तुमने क्या किया? फॉक्स स्ट्रीट उछल कर खड़ा हो गया। एडोना भी हैरान रह गई थी। तुम मिस्टर जेम्स को ये उठा लाए? एडोना ने हैरत से कहा। बॉस ने तुमसे ये तो नहीं कहा था? मैंने सोचा है कि किसी बरले पर तुम्हें इसकी जरूरत पेश आ जाए, मैंने कहा और फॉक्स स्ट्रीट ने अपना सर पीट लिया। तो ये तुम्हारी हरकत थी? उसके बार पर जो छापा पड़ा है उसकी पुष्ट पर तुम थे? हाँ, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर मैं ना होता तो ये इस वक्त यहाँ क्यों होता? उसी वक्त जेम्स को होश आना शुरू हो गया। तुम ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हो, अब इसे होश आ गया तो क्या करेंगे? अगर कहो तो इसे कत्ल कर दूं, मैंने अहमकाना अंदाज में कहा। फिर ये कभी होश में नहीं आ सकेगा। जेम्स की आंखें पूरी तरह खुल गई थी और वो उछल कर पहले बैठा और फिर खड़ा हो गया। खुद को फॉक्स स्ट्रीट के ऑफिस में देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। तुम हार चुके हो मिस्टर जेम्स, अब तुम्हें बाद से सौदा मंजूर करना ही पड़ेगा। मैंने कब कहा था कि तुम इसे उठा लाओ? फॉक्स स्ट्रीट ने झुंझला कर कहा। शर्त तो इसी सूरत में पूरी होती जब तुम रकम उस तक पहुंचा देते। रकम अब पहुंचा देते हैं, मैंने कहा। मिस्टर जेम्स तो यहाँ मौजूद हैं ही। इस तरह शर्त पूरी नहीं होगी, जेम्स ने कहा। बात पूरी तरह उसकी समझ में आ गई थी। तुम हार चुके हो फॉक्स स्ट्रीट, अब आइंदा कोई कोशिश भी मत करना। देखा तुमने, फॉक्स स्ट्रीट ने मुझ पर आंखें निकाली। महज तुम्हारी हमाकत की वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। काश उसे उठा लाने की बजाय तुमने उसे रकम अदा की होती। ओह, बस इतनी सी बात है, तब तो ये सौदा पक्का समझो। रकम मिस्टर जेम्स की मेज की दराज में मौजूद है और दराज की चाबी ये रही। मैंने जेब से चाबी निकाल कर दिखाई। मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद चेक कर लेना। रकम तुमने कब दराज में डाली थी? जेम्स ने चौंक कर कहा। मैं तो तुम्हें ये हरकत करते नहीं देख सका था। एडम डी फ्लोक का हर काम निराला होता है, मैंने फखरिया अंदाज में कहा। बल्कि मेरा अंदाज तो ये है कि तुम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक जरूर है। फॉक्स स्ट्रीट ने तुम्हें बता दिया था कि एक आदमी तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा और तुमने इस बात का बंदोबस्त कर लिया था कि एक चींटी भी तुम तक ना पहुंच सके। लेकिन देख लो, मैंने एक क्या लगाया। ना सिर्फ रकम दराज में पहुंचाई बल्कि तुम्हें भी उठा लाया। तुम नहायत खतरनाक आदमी हो, फॉक्स स्ट्रीट ने संजीदगी से कहा। फौज जैसे इदारे की आड़ लेते हुए तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? और मुझे हैरत है, जेम्स बोला, तुम्हारे साथ थाने का इंचार्ज भी था, तुमने उसे भी धोखा दे दिया। ऐसा ही होता है, तुमने जाली पुलिस के जरिए एडम डी फ्लोक को धोखा दिया था, ये उसका जवाब है। एडम डी फ्लोक किसी से कमतर नहीं है, वो बेचारा तो सिर्फ एक थाने का इंचार्ज था। अगर वक्त पड़े तो मैं जनरल को भी ला सकता था। फॉक्स स्ट्रीट मुझे घूरने लगा। तुम्हारे साथ जो लोग थे वो कौन थे और जीप तुमने कहाँ से हासिल की थी? उसने मुझसे पूछा। तुम्हें चाहिए? मैंने आंख दबाकर शरारत अमेज लहजे में कहा। जितनी ज्यादा तादाद में जो चीज दरकार हो ऑर्डर दे दिया करो। ज्यादा बड़े ऑर्डर की तामील में वक्त सर्फ होगा। तो वो फौजी किराए के आदमी थे, फॉक्स स्ट्रीट ने अंदाजा अखज़ करते हुए कहा। लेकिन अगर उन्होंने मुखबरी कर दी तो? तुम मैडम डी फ्लोक को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? उन्हें कभी मालूम ही नहीं हो सकेगा कि उन्होंने किसके लिए काम किया था। मुखबरी करते हैं तो करते रहें। फॉक्स स्ट्रीट ने मुतफिकराना अंदाज में सर हिलाया। हमारी तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुए हो तुम। वो अभी और भी कुछ कहता मगर टेलीफोन की घंटी ने उसे बात पूरी करने से रोक दिया।
उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर कुछ मुअद्दब सा नजर आने लगा। मैं आपको फोन करने ही वाला था मादाम, तशवीश की कोई बात नहीं, इसका सुराग मिल गया है। वो हमारे एडम डी फ्लूक का कारनामा था। फिर वो सारे वाक़े की तफसील बताने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर उसने बहुत बेहतर कहा और फोन बंद कर दिया। मादाम क्लारा ने तुम्हारी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा। कौन मादाम क्लारा? मैंने हैरत से कहा, हालांकि मैं हर बात से पहले ही वाकिफ था। वो मादाम क्लारा जिनका मैं अदना सा कारिंदा हूँ, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा। उन्हीं की हिदायत पर तुम्हारा इम्तिहान लिया गया और तुम्हें कामयाब करार दे दिया गया है। थोड़ी देर बाद उनकी वैन आकर तुम्हें ले जाएगी। मैं तफहीमी अंदाज में सारी लाकर रह गया। मादाम क्लारा से सामना होने का वक्त करीब आ गया था। मुझे खुशी थी कि मैंने जो मेहनत की थी वो रायगान नहीं गई थी, मगर अब मुझे खुद को उससे मुलाकात करने के लिए तैयार करना था। मुझे मालूम नहीं था कि मादाम क्लारा किस अंदाज में मेरी पजीराई करेगी, लेकिन ये बात तो तय थी कि उससे मुलाकात का मरहला मेरे लिए आसान साबित हो गया होगा। 15 मिनट बाद इतला मिली कि वैन आ गई है। मैं फॉक्स स्ट्रीट से रुखसत होकर उस बड़ी वैन के पिछले हिस्से में जाकर बैठा जो खास तौर पर मुझे ही लेने के लिए वहां आई थी। यह बहुत खास किस्म की वैन थी जिसका दरवाजा बंद होने के बाद बाहर देखना मुमकिन नहीं था। पिछला हिस्सा हर तरह से बंद था। ये वैन शायद खास तौर पर इसलिए भेजी गई होगी कि मैं अपनी मंजिल के बारे में कुछ अंदाजा भी न कर सकूं। वैन का सफर 10 मिनट से ज्यादा तवील नहीं था। 10 मिनट बाद वैन रुक गई और पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वैन से उतर जाइए मिस्टर डी फ्लूक। आखिरी हिस्से में नस्ब स्पीकर से आवाज सुनाई दी और मैं वैन से उतर आया। वैन के पिछले हिस्से में जलते हुए बल्ब की मदम रोशनी में सामने मुख्तसर सी रोशनी थी, इसलिए मैं अंदाजा ना कर सका कि मैं किस जगह पर हूँ। फिर वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन आगे रवाना हो गई। मुझे उसकी दूर होती हुई अकबी सुर्ख रोशनियों के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। फिर अचानक ही वो सुर्ख रोशनियां भी नजरों से ओझल हो गई। मेरे चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। मैंने 2-4 बार पलकें झिपकाई। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नजर नहीं आया था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। यूं महसूस होता था कि जैसे मेरी बिनाई जायल हो गई हो। मेरे पैरों के नीचे चिकना फर्श था, जिससे ये अंदाजा होता था कि मैं जहाँ भी हूँ वो जगह इंसानी हाथों की तामीर करता है और खुले आसमान के नीचे नहीं हूँ, वरना कम अज कम आसमान तो दिखाई ही देता। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि ये वैन कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी। अचानक रोशनी की एक मुहीन लकीर ने तारीकी का सीना शक कर दिया। रोशनी की वो लकीर आसमान से नाजिल होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उस रोशनी का मखरज तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ अंदाजा नहीं हो सका कि वो रोशनी कहाँ से आ रही है। रोशनी की वो किरण किसी चमकदार चीज पर पड़ी थी जिससे रोशनी मुनकस हुई थी और मुझे अपनी आंखें खैरा होती हुई महसूस हुई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह किस किस्म का पुरस्रार मामला है। फिर रफ्ता रफ्ता रोशनी की किरण का हुजम बढ़ने लगा और मुझे अंदाजा हो गया कि जिस चीज से रोशनी मुनकस हो रही थी वो कोई चमकदार कपड़ा था। सफेद चमकदार कपड़ा जो रोशनी को मुनकस कर रहा था। रोशनी का हुजम बतदरीज बढ़ रहा था। कपड़े के अलावा कुछ और भी था जो वादे तौर पर नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे स्क्रीन पर कोई ऐसा मंदिर दिखाया जा रहा हो जो आउट ऑफ फोकस हो, लेकिन रोशनी का हुजम बढ़ने के साथ साथ मंदिर वादे होता जा रहा था। अब मेरी समझ में आने लगा था कि रोशनी किसी ऐसे शख्स पर पड़ रही है जिसने सफेद रंग का लिबादा पहन रखा है। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फिजा में यूं बुलंद कर रखे थे जैसे परवाज कर जाना चाहता हो। फिर अचानक वो शख्स मेरी तरफ पलटा। अब उसका रुख मेरी तरफ था। मैं उसे पहचान कर बुखलाहट में एक कदम पीछे हट गया। वो लीकवान था, वही लीकवान जिसने जजीरा मर्ग पर मुझे तरबियत दी थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। लीकवान की आंखें बंद थी, यूं जैसे वो किसी किस्म की इबादत में मसरूफ हो। उसके गिर्द दूधिया रंग की रोशनी उस दायरे का नतीजा थी जो लीकवान पर पड़ रहा था। रोशनी को उस इनकास का ही नतीजा ये भी था कि मेरी आंखें चुंदियाने सी लगी थी और मैं अभी तक अंधेरे में देखने के काबिल नहीं हो सका था। लीकवान को देखने के बाद मेरे दिल से ये हैरत भी निकल गई कि मुझे यहाँ लाने वाली वैन कहाँ गायब हो गई थी। वो एक बड़ी वैन थी, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, और उसके सीधा जाकर नजरों से ओझल हो जाने का मतलब ये था कि सामने कोई रास्ता जरूर है। सवाल ये था कि जब रास्ता है तो इस कदर अंधेरा क्यों? मगर मैं ये सब कुछ सोचने के काबिल ही कहाँ रहा था। मैंने संभल कर अपने आवाज यकजा करने की कोशिश की। मैं अपने घर में नहीं, दुश्मन के नरगे में था और मुझे हर कदम पर मोहतात रहना था। अगरचे वो लोग मेरी हकीकत से लाइल्म थे, मगर मैं भी तो इस बात से नावाकिफ था कि मादाम क्लारा ने मुझे यहाँ किस मकसद के तहत बुलाया है। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता था कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो और वो मुझे कोई काम सौंपने से कबल हर तरह से अपना इत्मीनान करना चाह रही हो।
वरना लीक वन को मेरे सामने लाने की क्या जरूरत थी। अभी मैं पूरी तरह समझने भी ना पाया था कि अचानक मेरे सामने बाईं जानिब वैसी ही रोशनी की किरण नमूदार हुई जैसी इससे कबल दाईं जानिब नमूदार हुई थी, और जिसके नतीजे में लीक वन मेरे सामने था। मैं कभी लीक वन की तरफ देखता और कभी उस नई नमूदार होने वाली रोशनी की किरण को, जो यूं महसूस होता था जैसे बदतदरीज जमीन की तरफ उतर रही हो। पहले नमूदार होने वाली किरण की तरह रोशनी की इस किरण का उजम भी बदतदरीज बढ़ रहा था और आखिरकार वो एक इंसानी हेवले पर रुक गई। हेवले के खदोखाल धुंधलाए हुए से लग रहे थे, मगर रफ्ता रफ्ता सब कुछ साफ नजर आने लगा था। वो एक जवान शख्स था, कद 6 फीट से ज्यादा, और जिस्म गोया किसी सांचे में ढला हुआ था। उसके जिस्म पर एक अंडरवेयर के सिवा कुछ नहीं था। मैं तो उसका जिस्म देखकर ही दंग रह गया था। किसी बॉडी बिल्डर का जिस्म भी इतना खूबसूरत नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बाजू की उभरी हुई मछलियों में बिजली सी तड़पती हुई महसूस हो रही थी। लीक वन और उस शख्स के दरमियान 30 फीट का फासला तो जरूर था, और मैं भी उनसे इतने ही फासले पर था। चंद लम्हे बड़ी खामोशी से गुजर गए, फिर हाल में क्लारा की मुतरन्नम आवाज गूंजी, खुश आमदीद मिस्टर एडम डी फलूक। ये सब कुछ क्या है? मैंने बुलंद आवाज से कहा। मैं किसी भूत घर में आ फंसा हूँ? क्लारा की खनकदार हंसी सुनाई दी और उसके साथ ही हाल रोशनियों से जगमगा उठा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे चारों तरफ दीवारें थी। सामने के रुख जहां वो वैन गायब हुई थी, एक स्टेज बना हुआ था जिसके अकब में एक बड़ा सा सफेद पर्दा था, बिल्कुल किसी सिनेमा के मानिंद, और स्टेज के दाएं किनारे पर लीक वन था। बाएं किनारे पर वो शख्स था जिससे मैं नावाकिफ था। दोनों पर पड़ने वाली रोशनियां गायब हो चुकी थी। ये भूत घर नहीं है मिस्टर एडम, क्लारा की आवाज सुनाई दी। तुम मादाम क्लारा के मेहमान हो और इस वक्त मेरे महल में मौजूद हो। मुझे तो ये कोई बड़ा ताबूत मालूम हो रहा है। क्या तुम्हारे महल में दरवाजे का राज नहीं है? क्यों नहीं मिस्टर एडम, लेकिन यहाँ के दरवाजे मादाम क्लारा की मर्जी के ताबे हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए। ये एजाज आसानी से नहीं मिलता। मुझे ऐसे एजाज से क्या दिलचस्पी हो सकती है जिससे मैं पागल होते होते बचा हूँ। फॉक्स स्ट्रीट के जरिए तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात मेरे इल्म में आ चुकी हैं। तुम्हारे आसाब इतने कमजोर नहीं हो सकते। ना तो मैं खुद कमजोर हूँ और ना ही मेरे आसाब, बगैर मैं भूतों से नहीं लड़ सकता। तुम देख रहे हो मिस्टर एडम कि ये दोनों तुम्हारी तरह जीते जागते इंसान हैं। ये तो अब मैं देख रहा हूँ ना, लेकिन कुछ देर पहले मालूम नहीं कि मैं किस तरह इससे गुजर गया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। शीख उराई में मेरा बहुत बड़ा गिरोह है। अगर मैं इतनी तेजी से बेवकूफ बन सकती तो आज इतने बड़े गिरोह की मालिक ना होती। मैं ना तो तुमसे वाकिफ हूँ और ना तुम्हारे गिरोह से। मैं तो फॉक्स स्ट्रीट को जानता हूँ, जो आज खुद मेरे पीछे पड़ गया था। मुझे क्या मालूम था कि उसके पीछे कौन है। इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर एडम? फॉक्स स्ट्रीट तो एक अदना सा कारकुन है। उसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया होगा। मैंने बेजारी से कहा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तुम्हारी शख्सियत में ऐसी कशिश है कि जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन तुम्हारे सुपुर्द कोई जिम्मेदारी करने से कबल तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान भी जरूरी था। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे साथ इस किस्म का सलूक होने वाला है तो मैं कहीं भाग गया होता। मैंने मादाम क्लारा की बात काटते हुए कहा। उस पर अपनी अदम दिलचस्पी का शिद्दत से इजहार करना नागजीर था, ताकि अगर उसे मुझ पर कोई मुमकिन शुबा हो भी तो उसे उसके ज़हन से जायल किया जा सके। वैसे भी मैंने फॉक्स स्ट्रीट को बता दिया था कि मैं आज़ाद रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे हर बात का इल्म है मिस्टर एडम, क्लारा बोली, लेकिन किसी भी बासलाहियत आदमी को नजरअंदाज करना हमारी रिवायत के खिलाफ है। तुम्हारे आदमियों की सलाहियतों का इम्तिहान हो चुका, मैंने तंदिया लहजे में कहा, या तुम्हारे ख्याल में इम्तिहान लेने का हक सिर्फ तुमको ही हासिल है? बेशक तुम्हें भी यह हक हासिल है कि कोई फैसला करने से कबल पूरी तरह अपना इत्मीनान कर लो, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि दूसरे शख्स को धोखे से मार देना उसकी सलाहियतों का इम्तिहान नहीं, बल्कि उसे मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों के चुंगल से तुम निकल गए थे उन्हें यह हिदायत कर दी गई थी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो दर हकीकत तुम्हारे दुश्मन होते तो तुम्हें इतनी ढील हरगिज ना देते। जिस गिरोह के 7 अफराद मिलकर मुझ पर काबू ना पा सके, मैं उसमें शमूलियत किस तरह इख्तियार कर सकता हूँ? मैंने सवाल किया और लीक वन पर नजर डाली, जिसकी आंखें बदसूर बंद थी। उसने अब तक एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। यही हाल उस दूसरे शख्स का भी था, जिसने अब तक एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थी। वो पत्थर का कोई मुजस्मा मालूम हो रहा था। हमें कैसे इल्म हो सकता था कि तुम कितने बासलाहियत हो? मादाम क्लारा ने कहा, वरना यह भी मुमकिन था कि तुम्हारे मुकाबले पर सिर्फ एक ही आदमी आता और तुम उसके हाथों शिकस्त खा जाते। तुम एडम डी फलूक को ललकार रही हो। मैंने उसके नाम में से बादाम का लफ्ज दानिस्ता उड़ाते हुए कहा। एडम डी फलूक ने शिकस्त खाना नहीं सीखा। जेम्स चार्ली की मिसाल तुम्हारे सामने है। इस मामले में तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है।
तुम लोगों ने हर तरह के इत्मीनान करने के बाद ही मुझे ललकारा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कितनी आसानी से जेम्स को ले उड़ा। मुझे ये इतराफ है कि तुमने हमारी तवक्को से बढ़कर मुजाहरा किया। अगर हमें ये इतराफ ना होता तो तुम इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते, लेकिन साथ ही तुम्हारी इस गलतफहमी का अदाला करना भी जरूरी है कि तुम नाकाबिले शिकस्त हो। बादाम कलारा की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे उन दोनों में से किसी से भी मुकाबले की दावत दी जा सकती थी, और कम अज कम ली कमान के बारे में तो मैं यकीन से कह सकता था कि मैं उसे किसी तरह भी शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा था और जजीरा मर्ग पर तरबियत के दौरान मैंने उसके जोहर भी देखे थे। दूसरे शख्स के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर उसके बारे में भी मैं अंदाजा तो लगा ही सकता था कि वो भी आसानी से शिकस्त खाने वाला नहीं है। मैं समझा नहीं कलारा, मैंने बड़े मोहतात अंदाज में कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे अंदाज से जाहिर होता है जैसे हमारे गिरोह का हर फर्द तुमसे कम तर है। तुम्हारी इस गलतफहमी का अजाला करने के लिए इस वक्त तुम्हारे सामने दो अफराद मौजूद हैं, जिससे चाहो मुकाबला कर लो। ये मैंने मजे का अंदाज में कहा। ये तो पत्थरों के मुजस्समे लग रहे हैं, मुझसे मुकाबला क्या खाक करेंगे? मास्टर, मिस्टर एडम के नजदीक जाओ ताकि इनकी गलतफहमी का अजाला हो सके। कलारा की आवाज आई और उसके साथ ही ली कमान के जिस्म को जुम्बश हुई। ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई बड़ा सा परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर उतर आया हो, पर फड़फड़ाने का असर उसके ढीले ढाले लिबास की वजह से पैदा हुआ था। ली कमान फिजा में तैरता हुआ स्टेज से हाल के फर्श पर पहुंचा था और फिर बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ मेरे नजदीक पहुंचा और मुझसे चंद कदम के फासले पर रुककर उसने सर को खफीफ सा खम दिया, फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मुझे यकीन था कि उसने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया होगा, मगर उसने अपने किसी अंदाज से जाहिर नहीं होने दिया कि वो मुझे पहचान चुका है। मेरा मेकअप हर एतबार से मुकम्मल था। मेरी चाल डाल, वदे कते और लब्बो लहजे से मुझे शिनाख्त करना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो ली कमान था। शिनाख्त करने के लिए उसे आंखों से काम लेने की जरूरत ही नहीं थी। पूरी सार ली कमान बूढ़ और तहदीब के साथ हेलीकॉप्टर में आया था और फिर गोटेल के साहिल पर उतर गया था। उसके बाद शीख उराई किस तरह पहुंचा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने फॉक्स स्ट्रीट को बताया था कि मैं हर तरह का जुर्म बिला झिझक कर सकता हूँ। मैंने पूरी एतमाद लहजे में कहा, लेकिन मैं इंसानी जान से खेलते हुए झिझकता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मादाम कलारा की मुतैराना आवाज सुनाई दी। तुमने एक टिड्डे को मेरे मुकाबले पर लाकर मेरी ऐसी तौहीन की है जिसके जवाब में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये तो मेरा एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे तबसरे पर ली कमान के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो कुछ नहीं बोला। ये तुम्हारी भूल है एडम। मास्टर ली कमान के जुस्से पर मत जाओ। तुम मेरे हाथों से कत्ल कराना चाहती हो कलारा? मैं तुम्हारे जान से में नहीं आऊंगा। मैं इस बूढ़े से मुकाबला करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। टाइगर, तुम मैदान में आ जाओ, मादाम कलारा ने कहा और दूसरे शख्स ने वाकई ही चीते की तरह जगन भरी बड़ी खूबसूरत छलांग थी जो स्टेज से हाल में लगाई गई थी। तुम मुझसे मुकाबला करोगे? उसने मेरे मुकाबिल पहुंचकर यूं कहा जैसे मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा हो। ली कमान के अंदाज से लगता था जैसे उसे किसी चीज से कोई गरज ही ना हो। अगर तुम्हें इन दोनों पर नाज है कलारा, तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैंने टाइगर को जवाब देने की बजाय कलारा को मुखातिब किया। फील्ड में काम करने के लिए ये दोनों नामौजू हैं और फिर हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। ठीक है कलारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करने पर रजामंद हूँ। क्यों, डर गए? कलारा ने हंस कर कहा। भूत प्रेत के अलावा एडम डी फलूक किसी चीज से नहीं डरता और इन दोनों में से भूत प्रेत कोई भी नहीं है। डर तो तुम रही हो कलारा, जो कहीं छुप कर बैठी हुई हो। मुझसे तुम्हें क्या खौफ है? ये मेरा तरीका कार है, इसमें डर और खौफ की कोई बात नहीं। बादाम कलारा की आवाज आई। डर और खौफ के तहत ही तो तुमने खुद को छुपा रखा है, वरना मैंने बड़े और ताकतवर गिरोह के किसी सरबराह को इस तरह छुपते नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलतफहमी में मुबतला रहो। जरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ, कलारा ने कहा और उसके इन अल्फाज के साथ ही हाल की तमाम रोशनियां बैक वक्त गुल हो गई। एक बार फिर पहले की तरह घुप अंधेरा छा गया था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा चंद मिनट बरकरार रहा, फिर उसके बाद हाल दोबारा रोशन हो गया। ली कमान और टाइगर दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उनके हकम में स्टेज का मंजर तब्दील हो चुका था। स्टेज के वस्त में एक शाना जरनिगार कुर्सी पर सुर्ख लिबादे में मलबूस एक हुसीनो जमील औरत बैठी थी। कुर्सी के दाएं बाएं दो हुसीन खादमाए मुअद्दब खड़ी थी। जरनिगार कुर्सी पर बैठी औरत बादाम कलारा के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। उसके हुस्न जमाल में कोई कलाम नहीं था। सुर्ख रंग के लिबादे में किसी खिले हुए गुलाब की मानद शगुफ्ता और तरो ताजा दिखाई दे रही थी। मैं उसे खुद फरामोशी के आलम में देखे जा रहा था। हाल में बीनी बीनी सी खुशबू फैलने लगी थी
और खुफिया स्पीकर धीमी आवाज में किसी अरबी गाने की धुन नशर करने लगे थे। माहौल की पूरी इसरारियत में इजाफा हो गया था। लेकवान और टाइगर ने क्लारा की आमद महसूस करते हुए उसकी तरफ रुख कर लिया था। निगाह नीची करो एडम, क्लारा ने खनकदार आवाज में कहा। आज तक किसी को मादाम क्लारा से निगाह मिलाने की जुर्रत नहीं हुई। ये निगाह झुकने के लिए नहीं उठी मादाम क्लारा। काश तुम्हें देखने के बाद निगाह झुकाना मेरे बस में होता। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा सर तन से भी जुदा किया जा सकता है एडम। तुम्हारे अंदर इतनी ताब नहीं थी तो तुमने मुझे रूबरू आने के लिए क्यों उकसाया था? काश मुझे मालूम होता कि मैं क्या गजब कर रहा हूँ। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब तुम सर तन से जुदा कराओ या अपने कदमों में जगह दो, ये मेरी किस्मत है। क्लारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे जितना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक को शिकस्त दे दो। उसने मुझे खुली हुई दावत दी। नहीं क्लारा, मैंने सर को मनफी जुम्बश दी। अब मैं तुम्हारे किसी आदमी के मुकाबले नहीं आ सकता। क्यों? क्लारा ने हैरत से कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई? अब के बाद मेरी सलाहियतें तुम्हारे लिए वक्फ हैं। मुकाबला हुआ तो दोनों में से किसी एक को नुकसान जरूर पहुंचेगा और उसका जरर तुम्हें पहुंचेगा। वैसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे तुम्हें जरर पहुंचे। तुम डर गए इसलिए बहाने तलाश कर रहे हो, वरना मेरी पेशकश कभी रद्द न करते। काश मैं एक बेकार सा आदमी होता जिसके जाया होने का तुम्हारी सेहत पर कोई असर ना पड़ता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, या फिर ये दोनों बेमसरफ होते, तब तुम देखती कि मैं तने तना इन दोनों से भिड़ जाता, अंजाम की परवाह किए बगैर। तुम्हारी जो खूबी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो तुम्हारी बेखौफी है। तुम्हारे किसी अंदाज से जाहिर नहीं होता कि तुम खौफजदा हो। क्लारा का मुझ पर तबसरा था कि मैं खौफजदा नहीं होता, मगर मैं खौफजदा था। खौफ ये था कि कहीं रैंडल उर्फ मोशे आवड़ भी यहाँ मौजूद ना हो और किसी खुफिया कैमरे के जरिए ये सब कुछ ना देख रहा हो। मादाम क्लारा मुझसे वाकिफ नहीं थी, मगर रैंडल मुझे अच्छी तरह जानता था। उसने मुझे लड़ते हुए भी देखा था। अगरचे मैं बेहद मोहतात था, लेकिन एक मजबूत रीफ से मुकाबला करने के दौरान शायद मैं अपने अंदाज पर काबू न रख पाता और रैंडल मुझे पहचान लेता। और अगर मैं पहचान लिया जाता तो ना सिर्फ अब तक की गई मेहनत तकारत जाती, बल्कि मेरे लिए अपनी जान बचाना और यहाँ से निकलना भी एक मसला बन जाता। खौफजदा होने का भी क्या फायदा है क्लारा? आदमी सिर्फ कोशिश कर सकता है, नताइज पर उसका इख्तियार नहीं होता। जो लोग खौफजदा होते हैं वो पूरे एतमाद से कोशिश नहीं कर सकते, और जब कोशिश ही भरपूर नहीं होगी तो नतीजा लाजमी तौर पर मुतासर होगा। यही मेरी कामयाबियों का राज है और मैं इस उसूल को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। हमने तो सुना था कि तुमने फलूरा को अपनी लक करार दे दिया है, क्लारा ने मैंने खेज लहजे में कहा। उसका साथ मुझे अजीब सा एतमाद बख्शता है, मैंने बिला झिझक कहा। यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ और जिसे दूसरों को समझाना मेरे लिए शायद मुश्किल हो। मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, क्लारा ने इस बात में सह हिलाया, और तुम्हारी ख्वाहिश पर फलूरा को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले भी किया जा सकता है। बिलाशुबा ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन इसके इवज मुझसे जिस किस्म की कुर्बानियां तलब की जा रही हैं वो मेरे बस की बात नहीं। कौन तुमसे कुर्बानियां तलब कर रहा है? मादाम क्लारा ने हैरत से कहा। हम तो दो तरफा भलाई की बुनियाद पर काम करने के आदी हैं। यहाँ आदमी के नजरियात कुछ और होते हैं और अमल कुछ और होता है। तुम लोगों का मकसद ये है कि एक कारामद शख्स तुम्हारा जर खरीद गुलाम बन जाए। माफ करना, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। तुमसे इस किस्म की फरमाइश किसने की? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमारा तरीकाकार रवायती नहीं है। जो शख्स जितना करामद होता है हम उसे उतनी ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुम मुझे इन दोनों में से किसी एक से मुकाबला करने पर उकसा रही थी, मैंने तंजिया लेने में कहा। लेकिन मैं भी देख रही हूँ कि ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन यकीन करो इनसे मुकाबले की सूरत में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। इन्हें सख्त हदायत दी थी कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचने पाए। मालूम नहीं क्यों दूसरे हमेशा एडम डी फ्लूक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुम क्या समझती हो इनमें से कोई मुझे नुकसान पहुंचाने का अहल है? मेरे पूरी इतमाद अंदाज ने बादाम क्लारा को दहला दिया। ये मेरे मायानाज कारकिन है, उसने मोहतात अंदाज में कहा। मुमकिन है तुम्हें कोई नुकसान पहुंच ही जाए। मैं बायत वक्त दोनों से मुकाबला कर सकता हूँ मादाम, मैंने जहरीले लहजे में कहा, लेकिन यहाँ नहीं। इनसे कहो किसी खुले मुकाम पर मेरे मुकाबले पर आए तो मैं इन्हें बताऊं कि एडम डी फ्लूक क्या है। तुम बेजा खुद एतमादी का शिकार हो मिस्टर एडम। ताम तुम्हारी इस खुशफहमी का अदाला करने के लिए मेरा लान हाजिर है। खुले मुकाम से मेरी मुराद गैर जानिबदार इलाका है। हुरीफ अगर ज्यादा ताकतवर हो तो मैं उससे निमटने के लिए बहुत से गैर रवायती तरीके कार इख्तियार करता हूँ जो यहाँ मुमकिन नहीं हो सकते। मैं तो महज एक दोस्ताना मुकाबला कराना चाहती थी, तुमने इसे अपनी अदा का मसला बना लिया। मुकाबला तो मुकाबला होता है क्लारा, इसके दोस्ताना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही मुकाबले के दौरान किसी रियायत का तस्वुर मेरा ज़हन कबूल कर सकता है। मादाम क्लारा मुतरन्नम आवाज में हंसी। तुम जीते मैं हारी, उसने कहा। तुम्हें कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हें मुंतखब कर चुकी हूँ।
मुझसे फॉक्स स्ट्रीट ने भी डिसिप्लिन की बात की थी और मुझे यकीन है कि तुम भी यही बात करोगी, जबकि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा ही आजादी है। फॉक्स स्ट्रीट तो अहमक है, उसे नहीं मालूम कि किस आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तुम सिर्फ हमारे लिए काम करने की हामी भरो, उसके बाद अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो मैं उसका अदाला करने के लिए मौजूद हूँ। मैं पूरी दयानतदारी से काम करने का कायल हूँ। तुम्हारे लिए काम करने की हामी भर ली तो फिर तुम्हारे लिए ही काम करूंगा, ना तो किसी और के लिए काम करूंगा और ना ही अपना कोई काम कर सकूंगा, इसलिए कि मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरी सलाहियतें भी तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि अगर मैंने खुद को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा? तुम सिर्फ हामी भरो एडम, मादाम क्लारा ने बावकार अंदाज में कहा। उसके बाद तुम्हारा हर मसला हमारा मसला होगा। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन शर्त यह होगी कि जब भी मेरे लिए कोई मसला पैदा होगा मैं तुमसे अलहदा होने के लिए आजाद होऊंगा। अगर ऐसा कोई मसला पैदा हुआ तो क्लारा मुस्कुराई, लेकिन तुम्हें इससे बेफिक्र रहना चाहिए, हम ऐसा कोई मसला पैदा नहीं होने देंगे। तुम्हें मेरी तमाम शराइत मंजूर हैं तो मेरे पास इनकार करने का क्या जवाब हो सकता है? मैंने शाने उचकाए और मादाम क्लारा खुशी से खिल उठी।